हेलो विद्यार्थियों, ड्रीम क्लासेस की ऑनलाइन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी का सेशन महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह लेके आए थे। इसमें 250 क्वेश्चन चलेगा। इसमें 250 क्वेश्चन में आप इस प्रश्नों को देख लेते हैं तो बायोलॉजी का क्वेश्चन का आपको छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं और हम लोग चलते हैं उस प्रश्न के बाद अगले प्रश्न की ओर जो इसके पहले चला था। देखिए इसमें अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अवशेषी अंग है। आपको इसमें प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा अवशेषी अंग। अवशेषी अंग के मतलब होता है कि जो हमारे शरीर में है लेकिन उसका कोई कार्य नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग। जो हमारे शरीर में है लेकिन उसका कोई कार्य नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग। इसमें आपको शायद लगता है पहले प्रश्न हुआ है, रिपीट हुआ है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे शरीर में है लेकिन एकदम बेकार अंग है, इसको अंग में गिनती इसका नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बोला गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। ऑक्सीजन यानी O2 गैस की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितना % है? क्या 20% है, क्या 21% है, क्या 31% है, क्या 36% है? तो आपसे इसमें पूछा जाएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, तो बताइए कितना? वो आपका 21% है। O2 की मात्रा कितना है? 21% है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। इसके बाद का प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना % है? आपसे ऑप्शन है इसमें 0.3%, 0.3% से 5%, 4%, 2 से कितना तक 4। इसमें आपका ऑप्शन एक और डी है जो छूट गया है। इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.3 से 0.4%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, उपार्जित लक्षण का वंशानुक्रम किसके द्वारा बताया गया। थोड़ा सा देखिए, समझिएगा। देखिए लेमार्क थे ना, लेमार्क थे फ्रांस के। फ्रांस में उनका जन्म हुआ था और इन्होंने एक किताब का रचना किया है जिसका नाम है फिलोसफिक जूलॉजिकल। फिलोसफिक जूलॉजिकल नामक पुस्तक का रचना किया है। दोनों नाम ज्वाइंट रहेगा, फिलोसफिक जूलॉजिकल। इन्होंने इस किताब में कुछ सिद्धांत बताया, जिसमें बताए थे। थोड़ा सा लेमार्क की कहानी बता देते हैं। जानते हैं लेमार्क को प्राकृतिक अध्ययन करने में काफ़ी रुचि था और प्राकृतिक पूरा घूम घूम के इन्होंने पूरा संसार घूमा और अपने एक पुस्तक रचना किया फिलोसफी जूलॉजिकल, जिसमें उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए। इसमें एक सिद्धांत में बताया था कि जितने भी उपार्जित लक्षण है वह एक वंश से दूसरे वंश में जाता है। वंशानुक्रम का क्या होता है कि एक वंश से दूसरे वंश में जाता है। लेकिन इस लक्षण को कहते किसको हैं? समस्या आपको ये हो रहा होगा। तो देखिए कहते हैं कि जब कोई गुण लक्षण माता पिता से उसके संतान में आएगा ना, माता पिता होंगे उसके संतान में, जो गुण लक्षण माता पिता का है वही उसके बेटे में आएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपार्जित लक्षण। जो कहा जाता है कि एक वंश से कहाँ दूसरे वंश में स्थानांतरित होते रहता है। जो बताए वाला थे वो कौन थे बाबू? लेमार्क थे। डार्विन भी बताए हैं लेकिन वो ये नहीं, कुछ और बताए थे। वो भी प्राकृतिक घूमे थे, प्राकृतिक घूमे। इनका जो लिखा गया किताब था वो था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। आपसे पूछेगा कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक रचना क्या किया थे, तो कौन किया था बाबू? डार्विन। लेमार्क थे, इन्होंने प्रभाविता का नियम दिया था। आपकी किताब में देखिएगा, प्रभाविता का नियम दिया था। प्रभाविता का नियम जो दिए थे, कौन दिए थे? मेंडल दिए थे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि ई जो लक्षण का वंशानुक्रम क्या बताया था? लेमार्क बताया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट में जनन किस अलैंगिक जनन द्वारा होता है? ईस्ट एक तरह का जीव है, इसमें जनन की प्रक्रिया, जनन समझते ना, एक जीव से नए जीव का उत्पत्ति होना। ईस्ट में जनन कैसे होता है? विखंडन बताए थे आपको इसके पहले क्लास में कि जब कोई जीव 2 भाग में टूटेगा, 2 भाग में टूट के नए जीव बनाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? विखंडन। 2 या 2 से अधिक भाग में। बीजाणु जनन एक में कहते हैं कि कोई बीजाणु होगा, वो फटेगा। जैसे सरसों में क्या होता है कि उसमें एक बीजाणु धनिया होता है, बीजाणु धनिया, उसमें अनेक सरसों होते हैं। जब इसके अनुकूल आती है, जब पक जाता है, तब ये अपने धनिया फटेगा और अंदर से बीजाणु बाहर निकलेंगे, वायुमंडल फैल जाता है और फैल करके वो अपने से एक नए पौधे बनाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? बीजाणु जनन। ये हमेशा देखते होंगे सरसों में, यदि सरसों काट रहा है तो सरसों काटने के बाद जो बीजवा होता है बच जाता है, तो वो अगले साल बिना रोपला ही जम जाएगा। देखो मतलब समझिए वहाँ बीज गिर गया था सर।
देखिए ये कायिक प्रवर्धन किसी भाग को काट के नए जीव का बनाना कायिक प्रवर्धन होता है, कि किसी अंग को काट दिए किसी पौधे के और उस अंग से नए पौधे के विकास हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मुकुलन कहते हैं कि किसी जीव के पहले एक शरीर में उभार आता है जिसे हम मुकुल कहते हैं, और मुकुल से एक नए जीव का विकास होता है तो उसका बोलते हैं मुकुलन। और यह क्रिया किस में होता है, इष्ट में होता है। इष्ट बोलेगा इष्ट में जनन की किस अलैंगिक जनन द्वारा होता है, मतलब इष्ट में जनन किससे होता है, तो किससे होता है, मुकुलन से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि हेनले चाप, हेनल चाप होता है, हेनल लूप इसको बोलते हैं, हेनल लूप, हेनल लूप या हेनल चाप किस में पाया जाता है, तो देखिए याद होगा आप लोग को, ये बताया था कि नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन होगा। और नेफ्रॉन में ही बताया था कि यहाँ एक दबा हुआ भाग होता है पतला से, जो पतला दबा भाग रहेगा ना, इसी को हेनल चाप कहते हैं, इसको हेनल लूप कहते हैं। तो बोला हेनल चाप किस में होता है, किस में होता है, वो नेफ्रॉन में होता है। किस में होगा, नेफ्रॉन में। ये वीमेन सपोर्ट, ब्रेक नली, ये हेनल चाप, ये क्या होगा, संवाहक नली, तो किस में होता है सर, नेफ्रॉन में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोला रक्त शुद्धिकरण के विकसित तकनीक को बताइए। जैसे देखिए रक्त, अच्छा ये बताया थे आप लोगों को कि जो किडनी है ना, किडनी ये ब्लड को शुद्धिकरण करता है, ब्लड साफ करता है, शरीर में पानी जो भी होता है उसका साफ करने का काम होता है, जितना गंदगी है ना उसको शरीर से बाहर निकालेगा, किडनी जिसको वृक्क कहते हैं, ठीक है। तो बोला कि रक्त शुद्धिकरण के लिए यदि जब किडनी खराब हो जाएगा ना, किडनी जब खराब हो जाएगा तो शुद्धिकरण करने के लिए अलग से जो तकनीक अपनाया जाता है, तकनीक वह तकनीक को क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं, शुद्धिकरण कहते हैं, यानी में से कोई नहीं कहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हीमोडायलिसिस। इसकी सहायता से आप शरीर में जितने भी गंदगी है ना उस शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। और सुने, हीमोडायलिसिस की सहायता से शरीर में जितने गंदगी होते हैं तो शरीर से बाहर निकालना संभव हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला है, अगला प्रश्न है उत्पत्ति एक जैसा परंतु कार्य अलग अलग हो उससे हम क्या कहते हैं। देखिए याद होगा आप लोगों को बताया थे, जैसे देखिए बताया था कि मानव, घोड़ा और मेढक, इस सब के अगला पैर देखिए, सब के आगे दो दो को पैर बना है, उत्पत्ति एक समान हुआ है, सब दो दो पैर बना है, लेकिन दोनों पैर का कार्य अलग अलग है। हम लोग का कार्य है इसी किसी वस्तु को उठाना, लिखना पढ़ना सब, घोड़ा का कार्य है आधे अगला पैर से दौड़ने के लिए, और मेढक का काम है अगला पैर से उछलने के लिए। तो सबको उत्पत्ति एक समान है लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम समजात अंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, समजात। आप किस में बताए थे, समजात में बताए थे। आपसे यही पूछा है कि उत्पत्ति एक जैसा परंतु कार्य क्या अलग अलग है, तो किस क्या बोलेंगे उसको समजात अंग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समजात अंग। थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। असमजात कहते हैं, बतेबे किए थे कि जिस जीव का अंग का कार्य एक समान हो, कार्य क्या हो, एक समान हो, लेकिन कार्य एक समान होने के साथ साथ कार्य तो एक समान है लेकिन उत्पत्ति क्या है, अलग अलग है। जैसे देखिए बताया था चमगादड़ का पंख और तितली का पंख दोनों पंख काम करता है उड़ी में, लेकिन इसके अगला पैर से जो पंख बना है और इसके ऊपर की चमड़ी से बना है। तो जिसका उत्पत्ति असमान और कार्य एक समान है तो उसका बोलेंगे असमजात। और जगह उत्पत्ति एक समान और कार्य अलग अलग है तो उसका बोलेंगे समजात अंग। मतलब बना एक समान है लेकिन कार्य अलग अलग है तो उसका बोलेंगे समजात अंग। लेकिन जगह कार्य एक समान है लेकिन बना अलग अलग है तो उसका बोलेंगे असमजात अंग। देखिए योजक तरीके से बोलते हैं, कहते हैं वैसा जीव जिसका कार्य दो जाति जैसे दिखाई पड़ता है, जैसे आर्कियोप्टेरिस, यह एक ऐसा जीव है ना बाबू कि जो रेंगता भी है उड़ता भी है। इसी को दो मुहम्मद साहब के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और गांव में धर के मार लाठी के सही कर देते हैं। जानते हैं ये जो है ना, इसका काम होता है रेंगना भी, रेंगता भी है, इस सरीसृप वर्ग का भी है और पक्षी वर्ग का भी है। तो बताइए जो जीव का गुण लक्षण दो जाति जैसे दिखाई पड़ेगा उसे क्या बोलते हैं, योजक खड़े। इसका गुण लक्षण जैसे कि वह रेंगता भी है उड़ता भी है, तो रेंगता है तो सरीसृप हो गया सांप वाला, और उड़ता है तो क्या हो गया, पक्षी वाला। तो जिसमें दो दो गुण लक्षण पाए जाते हैं दो जाति जैसन, उसे क्या बोलते हैं, योजक खड़े। जैसे में क्या कह सकते हैं, आर्कियोप्टेरिस। ऑब्सेसी अंग जो हमारे शरीर में किसी कोई काम नहीं होता, जैसे अपेंडिक्स बताए थे अभी। चलिए अगला देखते हैं। बोला मनुष्य का लिंग निर्धारण किसके लिंग पर निर्भर करता है। अच्छा लिंग निर्धारण कैसे होता है ये बात पता होगा ना, तो देखिए बता देते हैं आपको। नर में जैसे नर युग्मक होते हैं और एक मादा युग्मक होते हैं, मादा युग्मक, ठीक है, मादा युग्मक होते हैं। नर में 22+X और 22+Y एक में गुणसूत्र होता है। टोटल कितना हो गया, 46 हो गया ना। मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो इसमें 22+X और 22+Y होता है। इसमें 22+X
और दोनों 22 + 1 से होता है, दोनों सेम सेम होता है। ठीक है, कहते हैं कि इसमें से कोई एक गो आकर के ये दो में से किसी से मिलेगा, जैसे 22 + x मिलेगा तो संतान रहती है बेटी, और जब 22 + y दी में इसमें किसी से मिलेगा तो संतान क्या होता है बेटा। तो बताइए इसमें दोनों तो सेम है, डिपेंड किस पे कर रहा है, नर पर, कि 22 + x आके इससे मिलेगा तो संतान क्या रहेगा बेटी, अब 22 + y आके मिलेगा तो क्या संतान होगा बेटा होगा। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि मनुष्य का लिंग निर्धारण किस पे करता है, नर पर कि मादा पर, तो किस पे करता है सर, नर पर यानी कि पुरुष पर। किस पे करता है, पुरुष पर। पुरुष में 22 + x का संयोग हो रहा है कि पुरुष का 22 + y का संयोग हो रहा है, डिपेंड इस पर करता है कि जाति कैसा होगा, बेटा होगा कि बेटी होगा। और जानते हैं हमारे पूर्वज पहले का इसको बेटे को कुल कहा जाता है कि कुल के वंश हम रही है। तो पहले जानते हैं, पहले लोग शिक्षित नहीं थे ना, तो शादी ब्याह होता था तो वहाँ मतलब पहले के सास लोग अपने बहू को प्रताड़ित कर देते थे कि जब हमारे वंश के कुल नहीं दे रहा है तब बेटा दो तीन को ब्याह करवा देते थे। गलती बेटे में है, आप बेटे को ब्याह करवा है, क्योंकि बेटा या बेटी होना केवल जिसके खानदान में खाली बेटी है और बेटा ना हो रहा है तो पुत्रों को प्रताड़ित करना ये एकदम गलत चीज़ है। तो कहते हैं कि सर किन्हीं के खानदान में बेटी है तो उसका मेन निर्भर किस पर कर रहा है, पुरुष पर। यदि उसमें वाई का संयोग होगा तब ना बेटा होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि पुरुष महिला खराब है, महिला का मतलब महिला का जननांग खराब है, महिला का जननांग सही है, महिला जननांग में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस में है, पुरुष में। यानी पुरुष पर डिपेंड करता है कि पुरुष एवं महिलाएं, मतलब पुरुष पर डिपेंड करता है कि संतान बेटा होगा कि बेटी होगा, स्त्री पर नहीं डिपेंड करता है। इसमें पुत्रों को प्रताड़ित करना उचित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो बताया थे 46 होता है। 22 + x 22 + y नर में, और मादा में 22 + x 22 + x होता है। अच्छा देखिए, आपको नर में बोलेगा कि नर में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 46, ठीक है, लेकिन 44 को होता है ऑटोसोम और 2 को होता है लिंग गुणसूत्र। आपसे बोलेगा कि मानव में गुणसूत्र कितने हैं, तो 46। बोलेगा कि मानव नरयुग्मक में लिंग गुणसूत्र कितने हैं, तो 2 को ना, और उसी मादा में बोलेगा तो उसमें 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मेंडल किस पौधे पर प्रयोग किया था। मेंडल द्वारा बताए थे प्रभाविता का नियम दिया गया है, जिसमें उन्होंने एक लंबा पौधा लिया था और एक नाटा पौधा लिया था, और दोनों पौधे को मिलाया तो बना लंबा पौधा। ये क्या बना था, लंबा पौधा। ये लंबा पौधा, ये नाटा पौधा मिलाया तो बना लंबा पौधा। जो गुण लंबा का था वही लंबा का रह गया, तो जो गुण दिखा उसको बोलते हैं प्रभावी गुण, और जो ना दिखा उसको क्या बोलते हैं, अप्रभावी गुण। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो बोला कि इसमें पौधा लिया, वो किस चीज़ का पौधा लिया था, टमाटर के, चना के, मटर के, सभी के, तो मटर के पौधा लिया था। उन्होंने पूरा अपना ज़िंदगी, मेंडल एक तरह से मेंटल कह सकते हैं, वो अपने ज़िंदगी में एक पौधे प्रयोग किया। वो कौन पौधा था, वो मटर के पौधे प्रयोग किया, और उसी में कुछ नियम दिए थे, प्रभाविता के नियम, स्वतंत्र विहरण के नियम, तो उसे अभी विस्तार से बाद में चलेंगे मैथन क्लास में। देखिए इसमें आपका है, अनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं, याद रखिएगा, ग्रेगर और मेंडल को। अनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर और मेंडल थे, उन्हीं को अनुवांशिकता के पिता कहा जाता है। ठीक है, अब बड़ा दुखद बात है कि मेंडल की मृत्यु के बाद इन्हें घोषित किया गया था कि आप अनुवांशिकता का पिता हैं। इनका मृत्यु हो गया था, उसके 100 साल बाद कहा गया कि सच्चे में जो बतिया कहे थे वो सब बतिया सही है। सबसे प्रथम बार बायोलॉजी में मैथ का उपयोग करने वाले कौन थे, मेंडल थे। ठीक है, तो इनको अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। देखिए अगला, देखिए पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधे में जो भोजन होता है, पौधे में जितना भी भोजन, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो पेट में जाता है, कायम बताया था ना, लेकिन यदि पौधे में कोई भोजन आप प्रकाशन से क्रिया करता है, जो भोजन जमा होता है, जिससे पौधा भोजन करता है और शरीर का विकास करता है, वो किस रूप में जमा होता है, तो जमा होता है किस में बाबू, स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस में होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोला मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, मतलब ऐसा कौन सा भोजन, मतलब भोजन कौन सा अंश है, कौन सा एंजाइम्स है जो मुख में ही पाचन होता है और बाकी जाके पेट में पाचन होता है। तो इसमें किसका पाचन मुख में हो जाता है, तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही हो जाता है और बाकी सबों का पाचन कहाँ होता है, पेट में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद अगला है, मानव शरीर में, देखिए आपको कम समय में आपको ज़्यादा देने का प्रयास कर रहे हैं, आपको इसमें ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि आपके पास समय कम है, और आपके पास समय कम है तो हम आपका समय व्यर्थ करें
उसमें सबसे ज़्यादा आप हमारे पर चढ़ाएगा। तो समय व्यर्थ न करके डायरेक्ट पॉइंट पर चल रहे हैं। सो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसे कहा जाता है? तो सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कहा जाए तो किसको बोलेंगे हम लोग? तंत्रिका कोशिका है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। इसी का काम है कि कहीं मच्छर उच्छर काटेगा ना, दौड़ के आता है कहाँ? मस्तिष्क के पास। यदि कहीं मच्छर काट रहा है और काट रहा है ये हाथ पर, ये हाथ को लेना देना नहीं है, लेकिन तेज जगह थप आ देगा। इसका रीजन बताएगा चाहिए है, ये तंत्रिका तंत्र लगाना होता है। ये जहाँ मच्छर काटा ना, ये दौड़ के पहुँचता है कहाँ? मस्तिष्क के पास। यहाँ पहुँचेगा और इसको बताएगा कि देखो वहाँ मच्छर काट ले है, तो जो दौड़ के कहता है इसको पहुँचाता है इसके पास। आई सूचना कौन पहुँचा रहा है? यही पहुँचाता है। ये दौड़ के यहाँ से यहाँ पे ले जाएगा कि देखो ना, मालिक कहलाती है ना कि वहाँ मच्छर काट ले जाएगा, थोपिया दूँ, थोपिया देता सीधे। और सुने, काटा कहीं और जो लगाना था कौन था? तंत्रिका तंत्र। यहाँ से लेके आया मस्तिष्क के पास और यहाँ से कहा ये हाथ को कि जाओ वहाँ ऐसे ऐसा घटना हो रहा है, मार दो, तब मच्छर मारते हैं आप हैं। ठीक है, कहीं कंटे गड़ रहा है तो कंटा आप गड़ते हैं तो आपको से पहले पता चलता शरीर को। कंटा गड़ा पहले पैर उठ जाता है, तो पहले पैर उठ रहा है तो समझिए कि सर वहाँ दौड़ के कौन कर रहा है? तंत्रिका तंत्र यहाँ से काम वहाँ काम कर रहा है और ये बहुत तेज़ से काम करता है सर। सही में संवेदना को यहाँ ले जाता है, बहुत तेज़ से ले जाता है। तो यदि आपसे बोले सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? सांस लेने या सांस छोड़ने में जो दिक्कत, वही श्वसन तंत्र बीमारी रहेगा। तो डायरिया, इसमें तो लैट्रिन ये सब होता है, तो पेट के अंदर बड़ा दिक्कत है। देखिए आओ देख ले, मधुमेह, ये पढ़े होंगे इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, तो मधुमेह तो पूरा शरीर की दिक्कत है। देखिए मलेरिया, बुखार वाला सिस्टम है, में सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होता है। निमोनिया, इसमें सांस लेने में दिक्कत होता है सर। तो सांस लेने में दिक्कत होता है, तो श्वसन तंत्र से जो संबंधित रोग है वो क्या होता है सर? निमोनिया होता है। चलिए आगे देखिए इसके बाद एंड्रोजन। देखिए हम बताया था आपको नर हार्मोन दो को होता है, एंड्रोजन, एगो होता है टेस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टेस्टेरोन होता है, ये दो गो। कौन हार्मोन होगा? नर हार्मोन। अब मादा बताए थे कि एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन एगो होता है प्रोजेस्ट्रॉन। तो आपके इसके आंसर क्या हो जाएगा? नर हार्मोन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, मतलब भार लगभग कितना होता है मानव मस्तिष्क का? यह रचना काफ़ी मुलायम होता है मानव मस्तिष्क। जहाँ रहता है उसको हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। क्या बोलते हैं? वो ब्रेन बॉक्स कहते हैं, याद रखिए थोड़ा सा। और इसका भार लगभग होता है 1.5 kg, लगभग 1.5 kg, यानी कि न 1 kg न 2 kg, लगभग कितना? 1.5 kg, यानी कितना? 1.4 kg के आसपास कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, इसमें आओ बात पहले बताए थे, चलिए आगे एक बात देखते हैं इसमें। हाँ देखिए, इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग कहा जाता है। यदि आपसे बोलेगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग किसे कहते हैं, तो मानव मस्तिष्क को। देखिए जो एक्स्ट्रा बात बोल रहे हैं आप नोट करते चलिएगा सर, ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये है एक्स्ट्रा बात। अब यदि नोट कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद। बोलता है रुधिर चाप को नियंत्रित करता है, रुधिर चाप को नियंत्रित करता है वह कौन सा होता है सगा में जो उसको नियंत्रित करता है? तो देखिए रुधिर चाप को, रुधिर यानी कि ब्लड वाला, नियंत्रित करता है। यदि ग्रंथि का नाम लगा तो क्या हो जाएगा? थाइमस ग्रंथि, जो उसको नियंत्रण करने में सहायक होता है। ठीक है, थायराइड तो ये तो हम लोग शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है, जगह में गाला वाला बीमारी हो जाता है, जिसको में गला फूल जाता है, जिसको आप अगला देखिए एड्रिनल ग्रंथि सब नहीं याद रखिएगा, थाइमस ग्रंथि। चलिए अगला देखिएगा, मनुष्य का, हाँ इससे घेंघा रोग होता है, याद रखिएगा। इससे कौन रोग होता है? घेंघा रोग। चलिए किससे? थायराइड से। आगे देखिएगा, इसमें बोला कि मनुष्य का श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत यानी कि WBC का जीवन काल कितना होता था? 20 से 120 दिन। याद करिएगा 20 से 120 दिन, यहाँ मिस्टेक से 1 नहीं लिखा हुआ है, 12 से 120 दिन तक इसका जीवन काल होता है। WBC का उम्र कितना होता है? 12 से 120 दिन, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला है पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? पीत, देखिए थोड़ा सी बात पर ध्यान दीजिएगा सर। जो पीत इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइल। क्या बोलते हैं? बाइल, BILE। ये जो बनाता है वो होता है यकृत, लेकिन इसको जो जामा करता है उसको बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। ये हाफ को देना चाहिए थे पित्ताशय, तो अधिकांशतः का हम बताता कि पित्ताशय होगा, लेकिन पित्ताशय नहीं होगा सर। पित्ताशय केवल थैली है जहाँ पीत बन के जमा होता है, लेकिन स्राव कहाँ से होता है? बनता कहाँ पर है? यकृत से। ठीक है, पित्ताशय थैली जहाँ जमा होता है। बोलता है यही कि पित्त रस का कहाँ जमा होता है,
तो क्या बोलते हैं हम पित्ताशय। स्राव कहाँ से होता है, तो कहाँ से बोलोगे, यकृत से, लीवर से होता है। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद अगला है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। देखिए दाब तो आप जानते होंगे, दाब होता है जिसके दाब से खुलता बंद होता है। देखिए यही दाब जो है ना किसी पेड़ पौधे के, देखिए स्टोमाटा कहाँ होता है बताया था आपको, पेड़ पौधे के ऊपर नीचे जो छिद्रवा है ना, इसको स्टोमाटा कहते हैं। इसका खुलना या बंद होना अस्फीति दाब पर निर्भर करता है, लेकिन बोला किस कोशिका द्वारा डिपेंड करता है, तो कौन कोशिका हो, द्वार कोशिका। ठीक है, द्वार कोशिका इसको नियंत्रित करता है कि खुलेगा कब और बंद कब होगा। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसमें से बोला कि वृक्क का, वृक्क बताए थे कि किडनी को उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग कहते हैं। किसको कहते हैं, वो किडनी को, किडनी बताया था ना, वृक्क को कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे बोला है कि वृक्क का इकाई किसे कहेंगे, तो वृक्क के अंदर होता है नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। और इसको वृक्क की इकाई भी कह सकते हैं और उत्सर्जन तंत्र की इकाई भी कह सकते हैं। यदि आपसे बोलेगा उत्सर्जन तंत्र की इकाई किसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन को बोलिएगा। वृक्क का मुख्य रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन है, तो नेफ्रॉन है। आपको नेफ्रॉन, यहाँ नेफ्रॉन हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। याद रखिएगा सर, नेफ्रॉन जो है वृक्क का क्रियात्मक रचनात्मक इकाई होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, कम है, ताकि आपको और भी स्टडी करना ना विषय ना, वो आप सब पढ़ते रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए, ताकि बायोलॉजी वाला समस्या नहीं होवे। और इसमें बताया कि जितना ऑब्जेक्टिव होगा टोटल करवाएंगे सर, आप टेंशन फ्री रहिए। आपको बताएं कि टॉप 250 क्वेश्चन चलेगा। इस क्वेश्चन का श्रृंखला यदि आप कर लेते हैं तो उम्मीद है कि सर आपको समस्या नहीं होगा। इतना यदि आप 250 क्वेश्चन कर लेते हैं तो कोई समस्या आपको नहीं होगा। जितना सर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, हम बताए थे कि इसके बाद आपको सीरीज आने वाला है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के बाद आपको चलेगा, केमिस्ट्री हो जाएगा तो फिर हम लोग चलेंगे, उसके बाद फिजिक्स में चलेंगे। और जितना ऑब्जेक्टिव का प्रश्न का है उस सब संग्रह हम लेकर के आए हैं, सब प्रश्नों को आपको उत्तर करवा देंगे। और बाकी उसने के बाद आप यदि जाते हैं एग्जाम पेपर में देने तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी हमको देते हैं सर। ठीक है, और अगले वीडियो में मिलते हैं। बाकी जाते जाते लाइक कर लीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी शेयर कर दीजिए।